everyone and welcome back to my channel. Today we are going to proceed with our lecture number 3 of linear algebra. So let's discuss the Gaussian elimination. So the first point says that the algorithm we have described in the previous class for reducing a matrix to a reduced row echelon form is called the Gauss-Jordan elimination. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने किस तरह से मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि जो आपकी लीडिंग एंट्री होती है उससे अबव और लोअर में आपके पास जीरो होना चाहिए। जब हम मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो आपकी लीडिंग एंट्रीज होती हैं उससे ऊपर या नीचे जीरोस बन जाते हैं, तो उसको हम रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कहते हैं और उस मेथड का नाम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन होता है। Secondly, it consists of two parts, a forward phase in which zeros are introduced below the leading one. एक आपका forward phase होता है जिसमें आपके पास leading entry से below में zeros होते हैं, just like this कि ये आपका leading है, इससे below में zeros हैं, ये आपका leading है, इससे below में zero है और ये आपका leading है. And the backward phase in which zeros are introduced above the leading means कि leading से above and lower में अगर zeros आपके पास बन रहे हैं तो वो आपके पास गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन कहलाता है। दूसरे वर्ड्स में हम इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। थर्ड इज इफ ओनली द फॉरवर्ड फेज इज यूज्ड देन द प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड अ रो एचेलॉन फॉर्म एंड इज कॉल्ड गॉसियन एलिमिनेशन। बट अगर सिर्फ आप फॉरवर्ड फेज यूज करते हैं, फॉरवर्ड फेज का मतलब है कि लीडिंग एंट्री से बिलो में सिर्फ अगर आपके पास जीरो बनता है तो उसको हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं और उस मेथड का नाम होता है गॉसियन एलिमिनेशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं। अगर आप सिर्फ लीडिंग से बिलो में जीरो बनाएंगे सो इट इज इन एचेलॉन फॉर्म एंड द अदर नेम इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और अगर आप लीडिंग से अबव या लोअर दोनों में आप जीरो में कन्वर्ट करते हैं सो इट्स कॉल्ड द reduced to echelon form and Gauss Jordan elimination. For example, in the preceding computations, a row echelon form was obtained at the end of the step 5. ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर जो शेयर हुआ है उसमें मैंने आपके साथ बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि हमने इसको किस तरह से कन्वर्ट किया है। इसी सिस्टम को हमने एचेलन में भी कन्वर्ट किया था और फिर रिड्यूस में भी किया था। तो फर्स्ट ये स्टेप 5 के अंदर ये एचेलन में कन्वर्ट हुआ है जिसमें ये आपकी लीडिंग है, लीडिंग से नीचे जीरोस हैं, ये आपकी लीडिंग है, लीडिंग से नीचे जीरो है एंड देन दिस इज योर लीडिंग। सो इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ लीडिंग से नीचे जीरोस हैं, सो वी कॉल इट अ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड दिस इज आल्सो नोन एज द रो एचेलन फॉर्म। अब हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं और इसको हम गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम में आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और नंबर ऑफ अननोन 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 अननोन है, 4 इक्वेशन है। सिस्टम आपके पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इक्वालिटी के बाद आपके पास जीरो के अलावा नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं, नॉन होमोजीनियस है। अब हमारा टास्क ये है कि हमने इस सिस्टम को रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि आपके पास ये जो सिस्टम है ये आपको किस तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो अब हम इसको ज़रा डिटेल से सॉल्व करते हैं और डिटेल से सॉल्व करके देखते हैं कि आपके पास ये सिस्टम आपको किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है जिसको हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी रिडक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन मेथड। तो सबसे पहले हम अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेपरेट करेंगे। सो वी हैव 1 3 -2 x4 हमारे पास नहीं है सो उसकी जगह पे 0 2 एंड 0 0। देन आपकी रो 2 आ जाएगी विच इज 2 6 -5 -2 4 and -3 and you have -1 here. Then your equation number 3 which is 0 0 5 10 0 and here we have 15 and here we have 5. Then we have 2 6 0 8 4 18 and 6. अब हमारा टास्क ये है सबसे पहला कि हमने लीडिंग को सर्च आउट करना है। तो ये आपकी रो 1 है, रो 1 में आपका ये पहला लीडिंग बनता है
और इस लीडिंग से आपके पास नीचे ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, बाकी 2 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम रो 2 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, पहली एंट्री को। उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास ऑपरेशन बनता है, वो है R2 में आपको चेंज चाहिए, सो यू हैव R2 माइनस 2R1। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका R2 में चेंज आएगा और बाकी जिन रोज़ में आपका कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। सो फर्स्ट रो आपकी ऐसे ही रहेगी 1 3 minus 2 0 2 0 and 0. Here you have 0. Here you have 0 negative 1 negative 2. Here you have 0 negative 3 and negative 1. रो 3 और 4 as it is कॉपी होंगी। And the fourth one is 2 6 0 8 4 18 and 6. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज़ दैट कि आपके पास ये जो 2 है इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो आपका रिक्वायर्ड ऑपरेशन बनता है वो आपको R4 में चेंज चाहिए। सो R4 के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम रो 1, सो व्हिच विल बी R4 माइनस 2R1। सो जो आपकी रोज़ चेंज नहीं होती उनको हम एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे। So we have 1, 3, negative 2, 0, 2, 0 and 0. Then we have 0, 0, negative 1, negative 2, 0 and negative 3, negative 1. Then we have 0, 0, 5, 10, 0, 15 and 5. And it becomes 0. Here you got 0 and here you got 4. Then 8, then 0, then you have 18 and 6. अब नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमने नेक्स्ट लीडिंग को सर्च आउट करना है। सो इस कॉलम में तो आपके पास कोई भी लीडिंग नहीं बन रहा क्योंकि आपके पास यहाँ पे लीडिंग था और बाकी जितनी भी रोज़ हैं उनकी पहली एंट्री 0 हो गई हैं। सो अगला लीडिंग आपका बनता है ये और ये आपका -1 है। तो पहला टास्क हमारा ये है कि अब इस -1 को हमने 1 में कन्वर्ट करना है। सो 1 में कन्वर्ट करने के लिए वी सिंपली needs to multiply this second row with 1 with -1 so that it can easily be converted into +1. So R2 that is equals to negative R2. आप इस तरह से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, otherwise the best part is that आप R2 multiply by -1 कर दें। So the updated system will be 1 3 -2 0 2 0 and 0, and here you got 0 0 1 2 0 3 and 1, and here you got 0 0 5 10 0 and 15 and 5 0 0 4 8 0 18 and 6. ओके, नेक्स्ट टास्क इज़ दैट कि जब हम लीडिंग बना चुके हैं नेक्स्ट, तो इससे हमें लोअर में भी 0 चाहिए और अपर में भी हमें 0 चाहिए। तो पहले हम लोअर वाले को 0 में कन्वर्ट करेंगे 5 एंड 4, एंड देन हम नेक्स्ट लीडिंग ढूँढ के उसको नीचे वाले को 0 कंप्लीटली करके फिर हम ऊपर वाले जो आपके वैल्यूज़ रह जाएँगी उनको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। सो अभी हमारा पहला टास्क है कि ये जो 5 है, इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। सो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड चेंज इन रो 3। सो रो 3 एज़ इट इज़ आएगा और जो हेल्प लेंगे हम वो रो 2 की हेल्प लेंगे। सो वी डायरेक्टली नीड टू राइट 5R2। तो ये आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो आपका अपडेटेड सिस्टम है, इट वुड बी लाइक दिस। आपका जो फर्स्ट रो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो ऐसे ही रहेगा। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी ऐसे ही रहेगा। थर्ड वाले में आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड definitely 0, and here you got 0 again, then you have 0 again,
then again 0 and then again 0. Okay, the last one remains same. इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, 18 and 6. ऑलराइट, अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास कोई रो कंप्लीटली ज़ीरो हो जाती है तो सबसे पहले आपने उसको उठा के एंड पे शिफ्ट करना है, यानी बॉटम पे लेकर आना है। उसके बाद बाकी प्रोसीजर जो है वो हम अडॉप्ट करेंगे। सो अभी पहला टास्क जो है हमारा वो ये है कि हमने रो 3 और रो 4 को स्वैप करना है, ताकि आपका जो पूरी की पूरी रो ज़ीरो हुई है वो एंड पे आ जाए। और यहाँ से एक बात हमें ये भी समझ आ जाती है कि अगर आपकी पूरी रो ज़ीरो हो रही है, इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे जो केस बनेगा, जो टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन बनेगा, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बनता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में भी। सो अगर पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो ये आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस लाजमी अराइज होगा। लेकिन अभी हमने चूँकि कंप्लीटली इसको गॉस जॉर्डन में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम इसको मज़ीद कन्वर्जन पे लेके जाएँगे। लेकिन जो केस हमारे पास बनेगा वो फॉर श्योर बात है कि वो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास पूरी रो कंप्लीटली ज़ीरो हो चुकी है। सो 1 3 नेगेटिव 2, बाकी जो रोज़ इंटरचेंज नहीं हो, जो चेंज नहीं हुई एज़ इट इज़ हैं, वो हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, और जिनको हम इंटरचेंज कर रहे हैं उसको हम इंटरचेंज करके लिखेंगे। सो हियर यू हैव 0 0 4 8 0 18 एंड 6। और जो आपकी रो ज़ीरो हुई है कंप्लीटली, उसको हम एंड पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब आपका जो लीडिंग है वो स्टिल अपनी जगह पे ही है। सो इस लीडिंग से जो नीचे 4 है इसको अब हमने 0 में कन्वर्ट करना है, ताकि आपके पास हमें नज़र आ सके कि आपके पास जो है वो लीडिंग से नीचे हमारे पास कंप्लीटली 0 में कन्वर्जन हो गई है। अब आपकी जो अपडेटेड रो 3 है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशन लिखेंगे। सो आपका जो चेंज आ रहा है वो रो 3 में आ रहा है, और डेफिनेटली जो हमने हेल्प लेनी है वो रो 2 की ही हेल्प लेनी है। ओके, सो अब जो आपका अपडेटेड सिस्टम बन रहा है वो फर्स्ट में आपका कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। सेकंड में भी आपका कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको भी हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। थर्ड में आपके पास 0 0, हियर यू हैव 0 अगेन, एंड यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, इधर इधर आपके पास 18 एंड 3 है, सो इट विल चेंज टू 6 एंड हियर यू हैव 2, और बाकी आपके पास जो लास्ट है वो 0 में, पूरी रो आपकी 0 है। अब अगला टास्क हमारा ये है कि अगला लीडिंग हमने सर्च आउट करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर प्रोसेस हम क्या करेंगे। सो एक लीडिंग आपका ये है, दूसरा आपका ये है। इस रो में आपका कोई लीडिंग, कॉलम में कोई लीडिंग नहीं होना चाहिए, हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग हो सकता था, बट ये चूंकि 0 में है तो हम इसको लीडिंग नहीं कंसिडर कर सकते। इसमें भी कोई लीडिंग नहीं है, सारी एंट्रीज आपकी 0 हैं। अगला लीडिंग जो हम बना सकते हैं वो इसको बना सकते हैं 6 को। सो इसी को हम लीडिंग में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास रो 3 में हमें चेंज चाहिए, एंड वी सिंपली यू डायरेक्टली डिवाइड रो 3 बाय 6 और मल्टीप्लाई विद 1 बाय 6, तो एक ही बात है, जो भी आपको इजी लगता है आप वो ऑपरेशन लिख सकते हैं। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 6 से, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम किस तरीके से जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो जो रोज़ आपकी चेंज नहीं हो रही उनको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। Then here you have 0 0 1 2 0 3 1, here 0 0 0 0 0, और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, एंड here you got 1 by 3, और बाकी ये पूरी रो आपकी कंप्लीटली 0 है। ओके, अब हमारे लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जो लीडिंग से एक लीडिंग आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपके पास ये है, और इससे नीचे हम 0 में कन्वर्जन्स कर चुके हैं। अब चूँकि रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने लीडिंग से ऊपर और नीचे दोनों
ज़ीरोस करने हैं तो बेसिकली हमने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है, तो हमें इसको मज़ीद कन्वर्जन में लेके जाना पड़ेगा, यानी ये जो आपका 2 है इसको 0 में करना है और इस 3 को 0 में करना है। लेकिन अभी ये जो प्रेज़ेंट आपके पास सिस्टम कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसको हम एचेलन फॉर्म कहते हैं और अगर आप मेथड की बात करना चाहते हैं, दिस इज़ योर गॉसियन एलिमिनेशन। लेकिन चूँकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गॉस जॉर्डन की है, तो हमने मज़ीद इसको अभी प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करेंगे कि आपके पास ये जो 3 है इसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएँगे। सो आपको रो 2 में चेंज चाहिए, सो रो 2 एंड हम रो 3 की ही हेल्प लेंगे, सो -3 रो 3। उसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपका फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो एज़ इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट इज़ योर रो 3, इसमें डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को ही लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 0 में कन्वर्ट होगा और प्लस आपके पास ये भी 0 में चेंज हो जाएगा, ठीक है? बाकी आपके पास कोई चेंज नहीं है 2 रोज़ की, वो एज़ इट इज़ रहेंगे। अब अगला टास्क हमारा ये है कि हमने इस -2 को 0 में कन्वर्ट करना है, सो इसके लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे R1 में हमें चेंज चाहिए, सो R1 और R2 की ही हम हेल्प लेंगे तो +2 R2। सो ये आपके पास चेंज होके आ जाएगा, इट विल बिकम 1 3 0 4 2 0 एंड 0। बाकी आपका कोई चेंज नहीं है, सो उसको हम एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे। ओके, जो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आपके पास कन्वर्जन्स हो चुकी हैं या नहीं। ये आपकी लीडिंग एंट्री है, लीडिंग से नीचे आपके पास 0 है। देन नेक्स्ट लीडिंग आपके पास ये है और लीडिंग से ऊपर नीचे आपके पास 0 है। नेक्स्ट लीडिंग आपका ये है और इस लीडिंग से ऊपर नीचे आपके पास 0 है। तो ये आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई हुआ है एंड सेकेंडली ये कन्वर्जन हो चुकी है रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में। तीसरी बात ये है कि ये पूरी रो चूँकि 0 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास लाज़मी इनफ़ाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बनेगा। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि आपके पास इसमें जो आपके पास इक्वेशंस बनती हैं, वो बनाएँगे और उसके बाद हम इसमें उसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करके अपने सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करेंगे। अब फर्स्ट रो को अगर आप देखें, तो ये जो आपके पास कॉलम है, ये आपका x1 का कॉलम है, ये आपका x2 का है, दिस इज़ x3, this is x4, x5 and x6 and this is source term और a constant matrix। तो अब हम यहाँ पे जो पहली इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनती है x1 प्लस 3x2 प्लस 4x4 प्लस 2x5 दैट इज इक्वल्स टू 0। सेकंड आपके पास बनती है x3 plus 2x4 that is equals to 0 and finally you have x6 that is equals to 1 by 3। अब एक वैल्यू आपकी यहाँ से डायरेक्टली फिगर आउट हो चुकी है। बाकी हम लोगों ने एक हमें लीडिंग वेरिएबल चाहिए होगा और बाकी जो है यानी एक हमने एक अपने लीडिंग रखना है और बाकी हमने फ्री वेरिएबल पे इसको शिफ्ट कर देना है। सो ये अब हमारी चॉइस है कि हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि x4 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, इसको हम लीडिंग नहीं रख सकते। बाकी हमारी चॉइस है, हम किसी को भी लीडिंग्स में रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम x1 को ही लीडिंग में रखते हैं और पूरी इक्वेशन को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे।
इसी तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 3 को हम लीडिंग पे रखेंगे और इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और अब हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो असाइन कर दिए। तो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक आपका x2, एक आपका x4 और एक आपका x5। x2 को हम r कंसिडर कर लेते हैं, x4 को हम s कंसिडर कर लेते हैं और x5 को हम t कंसिडर कर लेते हैं। So parametric equations will be x1 is equals to minus 3r minus 4s minus 2t, x2 is equals to r, x3 is equals to minus 2s, x4 is equals to s, x5 is equals to t and x6 is equals to 1 by 3। तो ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम वन बाय वन इसमें पुट करके डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हम एग्जांपल सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं कि किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर आपके पास 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो 3 पैरामीटर्स के इन्वॉल्व होने की वजह से आपको 3 वैल्यूज खुद से सपोज करनी है। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि r आपके पास 0 है, s आपके पास 1 है, t आपके पास -1 है। ये सेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने अपनी मर्जी से सपोज किए हैं, आप भी अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास x1 जो है वो बन जाएगा -30, -41, -2 एंड -1। इसको जब आप चेंज करेंगे तो 0, -4 एंड +2 विच इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह से x2 आपका सिर्फ r है तो वो 0 हो जाएगा। x3 आपके पास -2, 1, so x3 is equals to -2। x4 को फिगर आउट करेंगे so x4 is equals to 1, x5 is equals to -1 और x6 जो है वो आपके पास है 1 by 3। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट हो गया है। सो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज -2, 0, -2, 1, -1 एंड 1 by 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि आपके पास होमोजेनियस लीनियर सिस्टम किस तरह के होते हैं और आपके पास वो सिस्टम किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कौन से सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कौन से सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। So a system of linear equation is said to be homogeneous if the constant term are all zero. That is, the system has the form this is the first equation, a generic equation, this is the second equation and so on to nth term. अब इसमें है क्या कि आपके पास जो सोर्स टर्म है यानी जो कांस्टेंट बी मैट्रिक्स होता है उसकी सारी की सारी वैल्यू जीरो के ऊपर हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं और चूंकि हम लीनियर सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस को उठा रहे हैं, तो आपके पास ये एज अ होल एक होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है। Every homogeneous system of linear equation is consistent because all such systems have the solutions like this. यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, उसमें इनकंसिस्टेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप लोग इस सिस्टम को रिड्यूस कर रहे होते हैं और इन केस कि अगर आपका किसी पॉइंट पे जाके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है, लेकिन ये वाली टर्म से ऑलरेडी आपके पास ज़ीरो होती है, तो हमारे पास इस केस में इनकंसिस्टेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है? तो एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि अगर आप होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपका नो सॉल्यूशन अराइज कभी भी नहीं होता है। आपके पास सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होने की वजह से जो आपके पास सॉल्यूशन आता है, अगर तो वो वन सॉल्यूशन का केस आ रहा है तो उसमें आपके पास x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, टिल जितने भी आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब के सब इक्वल्स टू 0 होंगे।
सो द सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी उस वक्त अराइज होती है जब आपके पास वन सोल्यूशन का केस हो, और ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब के सब आपको इक्वल्स टू 0 आंसर देंगे। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास अराइज होती है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में आपके पास जो दूसरा केस हमारे पास होता है कंसिस्टेंट सिस्टम का, वो होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, उसको आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, या तो आपको वन सॉल्यूशन मिलता है, और सेकेंडली आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और ये दो पॉसिबिलिटीज टोटली लिंक्ड होती हैं आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम के साथ। ठीक है। अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, जो कि हमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है तो उसका जो सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में ये दो ही पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, आइदर वन सोल्यूशन एंड द सेकंड इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सो अगर आपको वन सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी टाइप ऑफ द वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे इक्वल्स टू जीरो होंगे। और जब ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें सारे वेरिएबल्स इक्वल्स टू जीरो हों, सो वी कॉल इट अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी केस हमारे पास आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारे पास हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो अराइज होता है विद ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो ये अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है और नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि इनफाइनाइट में आपके पास हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं और पैरामीटर्स आप अपनी मर्जी से असाइन करते हो। तो अगर आप जीरो वैल्यू चूज ही नहीं कर रहे हो, अदर देन जीरो चूज कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में नो सॉल्यूशन का केस टोटली फिनिश हो जाता है, सिस्टम आपका कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। सेकेंड हम देखते हैं कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑलवेज हैव द ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स सॉल्यूशन। नंबर वन, द सिस्टम हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास अराइज हो सकती हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में कि आपके पास सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू योर वन सॉल्यूशन टाइप, जो कि आपके पास एक सॉल्यूशन का केस हो सकता है। और दूसरा है द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इन एडिशन टू द ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस हो सकता है अदर देन ट्रिवियल। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पैरामीटर्स कैसे असाइन कर रहे हो। अगर आप सारे पैरामीटर्स को जीरो वैल्यू असाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, बट अगर आप पैरामीटर्स चेंज कर देते हो अदर देन जीरो, तो फिर आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, जो कि आपके पास कहा जाता है कि ये आपके पास नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपको अदर देन जीरो कोई वैल्यू दे सकते हैं। In the special case of a homogeneous linear system of two equations in two unknowns says that, अब यहाँ पर हम लोग दो equations और दो unknowns ले रहे हैं और उसमें हमें एक special case समझाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि A और B not both zero and similarly A2 and B2 not both zero। अब यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास एक लाइन है विच इज this is for a1x and b1y and this is for a2x and b2y which is equals to 0। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है ओरिजिन पे। ठीक है। ओरिजिन पे होने का मतलब ये है कि आपके पास जो x और y की वैल्यू आ रही है वो 0 और 0 आ रही है। ठीक है। और जीरो का मतलब ये है कि x भी जीरो है, y भी जीरो है। जब दोनों वेरिएबल्स आपको जीरो आंसर दे रहे हैं, सो इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन अराइज होता है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल मिडल में है। इसी तरह से दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में अगर आप ये ग्राफ देखें तो आपका ग्राफ ये ओरिजिन में से पास हो रहा है। अब वो पॉइंट जहाँ पे ये ग्राफ ओरिजिन पे आ रहा है वहां पे तो आपको x भी जीरो मिलेगा, y भी जीरो मिलेगा, लेकिन बाकी जो ये लाइन की एक्सटेंशन हो रही है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपको हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सिर्फ ओरिजिन पे आपको ट्रिवियल मिल सकता है, बाकी अबव यहाँ पे भी आपके पास नॉन ट्रिवियल रिजल्ट आएगा। और अगर आप ये डाउनवर्ड मूव करते हो नेगेटिव वैल्यूज के साथ तो यहाँ पर भी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा।
ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में, लेकिन सिस्टम चूंकि आपका हमेशा कंसिस्टेंट होता है तो नो सोल्यूशन का केस इसमें कभी भी अराइज नहीं होता, यानी जो थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने पढ़ा था वो यहाँ पे नहीं आता। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि देयर इज वन केस इन विच अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इज assured ऑफ हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत समझने वाली है वो ये है कि अगर आपको कोई भी होमोजीनियस सिस्टम दिया जाता है तो उसमें आपको श्योरिटी मिल जाती है सिस्टम को देख के कि क्या ये आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, उसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वेन एवर द सिस्टम इन्वॉल्व्स मोर अननोन देन इक्वेशन, तो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस अराइज होगा जिसमें आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा विद ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसमें आपके पास कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं और उसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हैं तो आपके पास कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बनता है और कैसे आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन और उसके साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों अराइज हो रहे होते हैं। तो ये हम लोग एक होमोजीनियस सिस्टम ले रहे हैं। ये होमोजीनियस सिस्टम में अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो अभी जो हमने रिसेंटली एग्जांपल सॉल्व की है एग्जांपल 5, उसमें हम लोगों ने यही सिस्टम उठाया था, लेकिन उस सिस्टम में हमारे पास जो सोर्स टर्म थी यानी जो बी मैट्रिक्स था वहां पे कुछ और वैल्यूज थी, जीरो वैल्यूज नहीं थी। तो अब हमारे पास ये सिस्टम हम चूंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करती हूँ, सो दिस इज माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मेरी सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। सो जो प्रोसीजर हमने एग्जांपल 5 पे अप्लाई किया था सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपका ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने के बाद आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो अभी हम जो फाइनल हमारे पास फॉर्म आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म, उससे आगे हम फर्दर इसको देखते हैं कि हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस किस तरह से क्रिएट करनी है और करने के बाद ये सिस्टम आपको सॉल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड करता है, ट्रिवियल का विद ट्रिवियल सॉल्यूशन भी और विद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी। तो अभी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है वो आपके सामने मैं रखती हूँ और फिर हम इसको मजीद इन डिटेल सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास सिस्टम था जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास एग्जांपल 6 है और ये आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। और प्रीवियस जो हमने एग्जांपल 5 डिस्कस की थी वो सेम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बिल्कुल सेम था, सिर्फ आपके पास वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, मींस कि आपका जो बी मैट्रिक्स था वहां पे नॉन जीरो एंट्रीज थी। सो सेम प्रोसीजर हम इस पे अडॉप्ट करेंगे, जो ऑपरेशंस हमने उस पे अडॉप्ट किए थे। यहाँ पर आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ पर चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपका बी मैट्रिक्स है वो चूंकि सारी एंट्री जीरो हैं तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी डिवाइड होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो वो आपको जीरो ही देगा। तो इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा और बाकी जो ऑपरेशंस हमने एग्जांपल 5 में किए हैं सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ये भी सिस्टम आपका रिड्यूस होता है। सो अभी ये जो सिस्टम हमारे सामने लिखा हुआ है ये आपके पास एक रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है और इस रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म को यूज करते हुए हम लोगों ने ये देखना है कि हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हैं तो उस केस में आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आता है। अब यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो टोटल 4 है और नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो आपके पास 6 हैं। तो अब इस केस को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आपको देता है। तो अभी ये जो हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है यहाँ से हम अपनी इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट दिस इज द कॉलम फॉर x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5 and this is x6. So it's become x1 plus 3x2 plus 4x4 plus 2x5 that is equals to 0। और सेकंड में आपके पास आता है x3 प्लस 2x4 दैट इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ से हमें मिल जाता है x6 दैट इज इक्वल्स टू 0।
अगर आपको याद हो तो एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास x6 की वैल्यू आई थी 1/3 बिकॉज वो आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम था। यहाँ पे आपके पास होमो है तो उसकी वजह से x6 भी 0 है। सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। x4 आपका कॉमन है तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट होगा। तो हम यहाँ पे x1 को डिपेंडेंट रखेंगे और बाकी पूरी इक्वेशन को हम लोग शिफ्ट करेंगे। सो इट बिकम्स 4x4 and minus 2x5. Secondly, we have x3 which is equals to negative 2x4 and x6 that is equals to 0. अब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स असाइन करने हैं। सो पैरामीटर्स हम कह देते हैं कि लेट x2 आपके पास r है, x4 आपके पास s है और x5 आपके पास t है। अब जो हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं वो किस तरीके से बनेंगी? So x1 is equals to minus 3r minus 4s minus 2t. x3 x2 हम लोगों ने चूज किया है which is r. x3 आपके पास हो जाएगा minus 2s. x4 आपके पास हो जाएगा s और x5 आपके पास t है और x6 आपके पास डायरेक्टली 0 है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि कैसे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मिलता है और नॉन ट्रिवियल भी साथ साथ मिलता है। अब सबसे पहले हम ये लेट करेंगे पहले सॉल्यूशन के लिए कि आपका r भी 0 है, s भी 0 है और t भी क्या है 0 है। अब उस केस में अगर आप x1 फाइंड आउट करते हैं तो -3 0 -4 0 और -2 0 तो ये आपका x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम गोज फॉर x2 तो वो भी 0 हो जाएगा। x3 में जब आप यहाँ पे s की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। x4 s है वो भी 0 है, x5 भी 0 है और x6 भी 0 है। तो हमारे पास जितनी भी अननोन्स की वैल्यूज थी वो आपके पास सारी की सारी 0 आ रही हैं। तो अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन टाइप निकला है दैट इज बेसिकली ट्रिवियल और ये ट्रिवियल इस सूरत में निकला है कि आपके पास जितने भी पैरामीटर्स थे उन सबको हमने 0 वैल्यू असाइन की थी। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर हम इनको 0 वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या ये हमें ट्रिवियल देता है? इस चीज़ को हमें समझना है। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि r आपका 1 है, s आपका -1 है और t को हम 0 ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से इनको कोई भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका x1 जो है वो हो जाएगा -3r हमारा 1 है, -4s आपका -1 है और t आपका 0 है। x1 हमारे पास हो जाता है -3 + 4 विच इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू 1। x2 आपका r है तो कि हमने 1 लिया हुआ है तो x2 आपका डायरेक्टली 1 हो जाएगा। x3 आपके पास -2s -1 है तो यहाँ पर आपका x3 आ जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद x4 है विच इज s तो हम यहाँ पे -1 ले रहे हैं। सेम गोज फॉर x5 जो कि आपका t है तो उसको हम 0 रखा हुआ है तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा और x6 आपका ऑलरेडी 0 है। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो वी गॉट 1 1 2 -1 0 एंड 0 और ये सारी दो आपके पास इसमें वैल्यूज जो है वो 0 हैं, बाकी नॉन 0 हैं। सो ये जो केस है ये आपके पास नॉन ट्रिवियल का केस है। ठीक है। अब ये बात यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड ये किया है कि जब भी आपके पास होमोजीनियस सिस्टम होगा सो उसमें आपके पास हमेशा जो होमोजेनियस सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। इनकंसिस्टेंट की पॉसिबिलिटी कभी भी अराइज नहीं होती है। दूसरी बात जब कंसिस्टेंट सिस्टम है तो दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं सॉल्यूशन की। एक आपके पास वन सॉल्यूशन आएगा और सेकंड आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है। यही दो आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कंसिस्टेंट सिस्टम में। वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं वो आपको इक्वल्स टू 0 आंसर देंगे। मींस कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में आपके पास ट्रिवियल भी अराइज होगा
और साथ साथ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी आपके पास आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमने समझनी है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में आपके पास हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनती हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको जब बना लेते हो तो आपने पैरामीटर्स अपनी मर्जी से असाइन करने होते हैं। तो जिस हिसाब से आप पैरामीटर्स असाइन करोगे उसी हिसाब से आपका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो अपडेट होगा। बट अगर आपने सारे पैरामीटर्स को जीरो वैल्यू असाइन की है तो वो आपको हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये सिस्टम अभी हमने सॉल्व किया है, और इसमें मैंने आपको इस तरह से आपको सिस्टम की इक्वेशंस बनाना बता दी हैं, और आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि आपके पास किस तरीके से जो है वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों अराइज हो रहे हैं। सो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमने आर एस ओ टी को डायरेक्टली जीरो रखा था तो आपका पूरा सिस्टम जीरो पे चला गया था, लेकिन जब हमने इनकी वैल्यूज चेंज की हैं तो वो सारा आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। तो यहाँ से हमें एक थ्योरम जो है वो समझ में आती है कि अ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम विद मोर अननोन्स देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑलवेज। ठीक है, आपके पास अगर होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है और उसमें अननोन्स ज्यादा हैं कंपैरेटिवली टू नोन वैल्यूज, कंपैरेटिवली टू इक्वेशंस, सो इसका मतलब ये है कि आपके पास हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस आएगा। तो अब अगर आपके पास एक होमोजेनियस लीनियर सिस्टम आता है और आप देख के उसको बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरह का देगा, अगर उसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हैं तो आपके पास डेफिनेटली वो सॉल्यूशन वन देगा, और वन सॉल्यूशन में आपका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कम है, या आप यूं कह लें कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं अपने पास कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, सो आपके पास हमेशा वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन में जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है वो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। सेकंड, हमें ये समझ में आती है कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपके पास जो हमेशा केस अराइज होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का होगा। एंड साथ ही आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा अगर आप सारे पैरामीटर्स को सेम जीरो रखते हो, प्लस उसके साथ साथ अगर आप पैरामीटर्स को अदर देन जीरो रखते हैं, आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो अराइज होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल नंबर 7 की तरफ जाते हैं, व्हिच इज रिलेटेड टू द बैक सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है। सो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन इज अ गुड प्रोसीजर टू यूज, however for large linear systems that requires a computer solutions, it is generally more efficient to use Gauss elimination method, which is also known as reduction to row echelon form, followed by a technique known as back substitution to complete the process of solving the system. अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व की है उसको हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से किया है, और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से करने के बाद हमें समझ आई है कि वो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस प्रोवाइड कर रहा है, और उसका हमने पूरा एग्जांपल 5 की सॉल्यूशन निकाला है। अब वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड प्रेजेंट है तो उसको आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करके किस तरीके से सिस्टम को सॉल्व करना है। डेफिनेटली सॉल्यूशन तो वैसा ही आएगा जैसे हमने गॉस जॉर्डन के लिए निकाला है, लेकिन उसमें ये है कि हम गॉस जॉर्डन में रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म को क्रिएट करते हैं, लेकिन गॉस एलिमिनेशन में हम एचेलन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सो जब भी हम एचेलन को क्रिएट करते हैं तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे आपके जितने भी लीनियर सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर सॉल्यूशंस जो है उनको रिक्वायर्ड होता है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट समझा जाता है कि आप गॉसियन एलिमिनेशन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को करेंगे जिसमें हमारे पास ये फॉर्म हम चूज़ कर रहे हैं। जब मैंने आपको एग्जांपल 5 बताई थी तो उसमें मैंने आपको ये कन्वर्ट करने के बाद बताई थी कि आपकी लीडिंग एंट्री है, लीडिंग से नीचे जीरो है, देन लीडिंग ये है, इससे नीचे जीरो है, एंड देन ये लीडिंग है, सो उससे नीचे जीरो है। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास जीरोस नहीं है। तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म है ये आपके पास एचलन फॉर्म है,
और जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। तो अब डेफिनेटली यहाँ से आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है। सो बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम देखते हैं कि आपके पास ये किस तरीके से पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं। डेफिनेटली आंसर वैसा ही आएगा जैसे हमने गॉस जॉर्डन के लिए निकाला था। तो ये आपके पास एग्जांपल 5 जो है उसका एचेलॉन फॉर्म है और वहीं से हम आगे इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर आपने वो मिस कर दिया एग्जांपल तो आप इस वीडियो में पीछे एग्जांपल 5 की तरफ जा सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन अभी हम ये वाला सिस्टम जो है वो उठा रहे हैं और स्टार्ट से तो उसी तरह से प्रोसीजर हुआ है। यहाँ पे हमने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप करने के बाद आगे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो देखते हैं कि बैक सब्स्टिट्यूशन से इसका क्या रिजल्ट आता है इन डिटेल। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल 5 और ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म है जो अभी हमने एग्जांपल 5 से ही एक्सट्रैक्ट की है। वहाँ पे हम ऑलरेडी इसको क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो टाइम स्टैम्प्स के अंदर मौजूद है, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके तो एग्जाम्पल 5 को इन डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लियरली एचेलॉन फॉर्म क्रिएट करके बताई हुई है। सो यहाँ से अब हम आगे प्रोसेस करते हैं जिसमें हमारा बेसिक टास्क ये है कि हमने बैक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करना होता है इस तरह के सिस्टम्स में और हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी होती हैं। सो ये आपका x1 का कॉलम है, ये x2 का है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है और ये आपका बी मैट्रिक्स है विच इज योर सोर्स टर्म और अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम सबसे पहली जो रो है वहां से हम क्रिएट करते हैं। सो x1 plus 3x2 minus 2x3, then we have plus 2x5 that is equals to 0, and from here we got x3 plus 2x4 plus 3x6 that is equals to 1, and last आपके पास है x6 which is equals to 1 by 3. So definitely ये आपके पास homogeneous system है। So homogeneous system के accordingly हम लोग इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरह का सिस्टम देख के, ज़रूरी नहीं है कि आपसे हमेशा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन ही मांगा जाए। सो आपसे गॉसियन एलिमिनेशन अगर मांगा जा रहा है तो फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोसीजर को स्टॉप करके बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि x6 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, उसको उठा के हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो x3 है वो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। -2x4 -3x3 की जगह पे हम 1/3 को पुट करेंगे, दैट +1, राइट? साथ ही मैंने इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट किया है। सो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा and from here you got -2x4 -1 +1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो x3 आपके पास डायरेक्टली आ गया है 2x4। सो अब ये जो x3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई और ये आपकी इक्वेशन 1 है। सो ये जो x2 की वैल्यू हमने निकाली है इसको उठा के हमने x3 की सॉरी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम इसको डायरेक्टली पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं सारी वैल्यूज को विद साइन चेंजिंग। सो यहाँ पर आपके पास जब आप x3 पे पुट करेंगे इट्स बिकम -2x4 -2x5, so which is equals to -3x2 and -4x4 -2x5। सो ये आपके पास x1 आ चुका है, ठीक है? अब ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। सो अब हम इसमें से सिस्टम आपके पास बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब कोई भी बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, जो हमारे पास सिस्टम अभी प्रेज़ेंट है उसमें x1 आपके पास है -3x2 -4x4 एंड -2x5। सेम गोज़ फॉर x3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन सिम्प्लिफाइड फॉर्म में आई थी एंड देन ये आपकी लास्ट इक्वेशन है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू है, सो व्हिच इज़ x6 इज़ इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे सिनेरियो वही राइज हो चुका है जो लास्ट टाइम हुआ था। x4 आपके पास सेम है तो इनको हम लोग डेफिनेटली लीडिंग एंट्रीज नहीं चूज कर सकते, यानी डिपेंडेंट हम इनको नहीं बना सकते, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे अब हम पैरामीटर्स इनको असाइन करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि x2 आपके पास r है, x4 आपके पास s है और x5 आपके पास t है। तो यहाँ पर जो x1 है वो -3r -4s और -2t है
और जो x3 है वो आपके पास -2s हो गया एंड x6 आपके पास 1/3 है। ठीक है, तो अब हम एक पैरामीट्रिक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे पास कंप्लीटली बन रहा है। आप इसको पैरामीट्रिक सिस्टम्स नहीं, बेहतर है कि आप इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहें। सो x1 आपके पास है -3r -4s -2t और x2 हमने यहाँ पर ऑलरेडी सपोज किया हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा। x3 आपके पास 2 -2s है, x4 आपके पास s है, x5 आपके पास t है और x6 आपके पास 1/3 है। ठीक है, तो ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ये बिल्कुल वही पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी हैं जो हम लोगों ने गॉस जॉर्डन मेथड से बनाई थी। सो अब इसी तरह से आपने यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स इसको असाइन करना है और असाइन करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने के बाद आप बता सकते हैं कि हम अगर पैरामीटर्स ये असाइन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सॉल्यूशंस किस तरीके से आ सकते हैं। ओके, सो ये हमने सिस्टम उठाया था और इसको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये आपके पास इस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। बिल्कुल हमारी भी यही बन रही थी। सबसे पहले हमने x6 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और फिर यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट किया। सो बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह का सिस्टम था जिसमें यहाँ पे पुट किया था और यहाँ से जो x3 की वैल्यू आई थी वो इधर पुट की थी। पुट करने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बन चुकी थी वो आपके पास ये थी और अभी मैंने आपको बना के दिखाई हैं, बुक की भी वही आ रही हैं। सो यहाँ पे अब हमने पैरामीटर्स असाइन किए थे और पैरामीटर्स असाइन करने के बाद फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट बना है वो यही बना था। x1 आपके पास ये था, x2 ये, x3 ये, x4s, x5t एंड x6 1/3 है एंड दिस एग्रीज विद द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन एग्जांपल नंबर 5। तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास सिस्टम जो भी हो, अगर आप उसको गॉस जॉर्डन मेथड से कर रहे हैं या आप उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशंस हमेशा सेम आते हैं। तो हमने जब एग्जांपल 5 गॉस जॉर्डन से की थी तो आपके पास भी फाइनल में यही सिस्टम क्रिएट हुआ था जिससे हमने मजीद सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे और एग्जांपल 7 को हम लोगों ने थोड़ा सा इसको गॉस एलिमिनेशन पे स्टॉप करके सिस्टम वही था, गॉस एलिमिनेशन पे स्टॉप करके हमने दोबारा से इसको सिस्टम को क्रिएट किया है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई हैं जो कि आपके पास बिल्कुल सेम आई हैं जस्ट लाइक विद एग्जांपल नंबर 5। सो आर्बिट्रेरी वैल्यूज और फ्री वेरिएबल्स आपके पास ये वाले होते हैं, सॉरी जो हम लोग इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं आर एस टी, दीज आर द फ्री वेरिएबल्स। इनको हम दूसरे वर्ड्स, एक तो हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, दूसरा हम इनको फ्री वेरिएबल्स भी कहते हैं इन टर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। उस केस में तो हम इसको कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो असाइन करके वैल्यूज इवेलुएट कर सकते हैं। That's all for today. So thank you so much for tuning in. I'll see you soon in the next video. Until then, stay connected and don't forget to subscribe my channel. Take care of yourselves and stay blessed.